कमलकांत का परिवार एक बहुत बड़ा और संयुक्त परिवार है, जहाँ पर सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी सुजाता, बड़ा बेटा सुबोध, सुबोध की पत्नी मेघा और छोटा बेटा कृष्णा है। कृष्णा पढ़ाई के लिए अमेरिका गया है। एक दिन परिवार के सभी लोग बात कर रहे थे। सुबोध बेटा, कृष्णा का फोन आया क्या? बहुत दिन हो गए, उससे बात नहीं हुई। माँ, मैंने किया था फ़ोन उसे, उसका फ़ोन बंद आ रहा है। और तुम दोनों को इतनी ही चिंता है उसकी, तो इतनी दूर पढ़ने के लिए भेजा ही क्यों? हमारे देश में एक से बढ़कर एक कॉलेज है। मैंने कितना मना किया था, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक बात नहीं मानी। पापा, हम भी उसके अमेरिका जाने के खिलाफ थे, लेकिन पता नहीं उसे ही भूत चढ़ा था विदेश जाने का। अब छोटा बच्चा तो है नहीं कि जिसे पकड़ कर बिठा लो। मुझे तो इस बात की चिंता है कि कहीं विदेशी कल्चर में ना रंग जाए, हमारी संस्कृति और संस्कार ना भूल जाए। वहाँ पर ना तो संस्कार है और ना ही शर्म। लड़कियाँ कैसे घूमती हैं वहाँ आधे आधे कपड़े पहनकर। कितनी अच्छी तरह परवरिश करी है मैंने इसकी। मैं तो बोलती हूँ जल्दी से जल्दी देवर जी को यहाँ बुला लो और कोई अच्छी लड़की से उसकी शादी करवा देते हैं। शादी के बाद देवर जी के पैरों में बंधन बन जाएंगे तो यहीं हमारे देश में ही रहेंगे। घर के सभी लोग बात कर ही रहे थे, तभी कृष्णा की आवाज़ सुनाई दी। माँ, पापा। सभी ने दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ सच में कृष्णा ही खड़ा था। उसे देखकर सभी लोग खुश हो गए। अरे बेटा, तू इस समय यहाँ अचानक? आपको सरप्राइज जो देना था वो भी दो दो। दो दो सरप्राइज देवर जी? क्या है, जल्दी से बताओ, सब्र नहीं हो रहा। भाभी, एक सरप्राइज तो मैं खुद और दूसरा सरप्राइज आपकी देवरानी। क्या देवरानी? केली, अंदर आ जाओ, कम इनसाइड। माँ, पापा, ये केली है, केली पार्कर। मैंने इससे शादी कर ली है और आपसे मिलवाने के लिए लाया हूँ। अरे बेटा, ये क्या उठा लाया तू? ये अमेरिकन बहू, और ये कैसे कपड़े पहने हुई है, फटे पुराने। तुमने इसे बताया नहीं कि हमारे यहाँ औरतें फटे पुराने कपड़े नहीं पहनती, वो भी ससुर और जेठ के सामने। इसी वजह से हम तुम्हें विदेश भेजना नहीं चाहते थे। विदेशी बहू लाए हो, क्या संस्कार होंगे इसके अंदर, और हमारी आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाएगी ये? कृष्णा ने एक अमेरिकन लड़के से शादी कर ली, ये बात घर में किसी को भी पसंद नहीं आई। अब केली अपने ससुराल वालों के साथ उसी घर में रहने लगी, लेकिन कोई उसे पसंद नहीं करता था। सुजाता और मेघा हर समय केली का मजाक बनाती रहती। बहू, क्या बना रही हो? माँ जी, मैं कढ़ी चावल बना रही हूँ। बहू, कढ़ी ना थोड़ी तीखी बनाना। माँ जी, बना तो दूँ, लेकिन मेरी अमेरिकन देवरानी खा नहीं पाएगी। ज़्यादा तीखी नहीं है ना? हाँ बहू, अगर हमारे घर की सब्जी एक बार खा लेगी तो गोरी मैम तो काली हो जाएगी। ये बोलकर दोनों हंसने लगी। तभी वहाँ केली आ जाती है। केली को देखकर दोनों चुप हो जाती हैं। तभी सुजाता कहती है, ये लो, आ गई तुम्हारी अमेरिकन देवरानी। माँ जी, कृष्णा ने इससे शादी करके सारे मोहल्ले में हमारी बदनामी करवा दी। सभी मजाक उड़ा रहे हैं कि कृष्णा के बच्चे देशी होंगे या विदेशी। अभी तो सारे रिश्तेदारों को तो पता भी नहीं है कि हमारा कृष्णा इससे शादी कर लाया है। पता नहीं कहाँ कहाँ हमारा मजाक बनेगा। केली ये सभी बातें सुनती है और समझ लेती है, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर बाद सभी एक साथ चाय नाश्ता करने के लिए बैठ जाते हैं। तभी कमलकांत कहता है, अरे मेघा बहू, ये क्या कर रही हो? अपनी देवरानी को पराठे क्यों दे रही हो? ये तो सुबह के नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स या बेकन एग या चीज़ सैंडविच खाती होगी। सही कह रहे हो पापा, अब कुछ दिनों बाद हम भी यही सब खाएंगे। कमाल है कृष्णा, तुम्हें पूरी दुनिया में यही लड़की मिली थी क्या? भैया, इसमें इतना हंसने की क्या बात है? केली इंडियन फूड खा लेती है, इनफैक्ट उसे पराठे तो बहुत पसंद है। केली के ससुराल में कोई उसे पसंद नहीं करता, पर वो सबका दिल जीतने में लगी रहती है। वो पूरी कोशिश कर रही है अपने ससुराल वालों के दिल में जगह बनाने की। एक दिन केली यूट्यूब में देखकर खाना बनाती है। खाना किसने बनाया? छोले, पूरी, खीर? मेघा, तूने बनाया है क्या? नहीं माँ जी, मैंने तो नहीं बनाया। ये खाना मैंने बनाया है। बहू, तुझे हिंदी बोलने आता है?
हाँ, पर अब जैसी अच्छा तो नहीं आता। ये खाना तुमने कैसे बनाया? तुम्हें तो इंडियन खाना बनाना नहीं आता ना? मैंने यूट्यूब से सीख लिया। सुजाता धीरे से मेघा के कान में बोलती है। इससे तो हिंदी आती है और हम तो इसी के सामने इसी की बुराई करते थे। माँ जी, मैंने तो इसके हाथ का खाना बिल्कुल नहीं खाना। सुना है ये अंग्रेज ना मांसाहारी होते हैं, और ये खाना तो इसने खुद बनाया है। सही बोल रही है बहू, हम कुछ और बना लेंगे। सुजाता केली से कहती है। केली, खाना बनाने से पहले पूछ तो लेती। तुमने फिजूल में इतनी मेहनत की। हम सबकी ना तबीयत ठीक नहीं है, तो हमें तो थोड़ा हल्का खाना खाना था, इसलिए मेघा ना अब खिचड़ी बना रही है। केली के हाथ का बना खाना कोई नहीं खाता। केली को बहुत दुख होता है। अगले दिन अपनी सास का दिल जीतने के लिए केली साड़ी पहन कर आती है। माँ जी, आई लाइक इंडियन कल्चर, इसलिए मैंने आपकी तरह साड़ी पहनी। केली की साड़ी देखकर सुजाता और मेघा जोर जोर से हंसने लगती है। केली, ये तुमने साड़ी पहनी है, इससे अच्छा तो तुम फटे पुराटे कपड़े ही पहन लेती। उसमें फिर भी अच्छी लगती हो। के लिए कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है तुम चादर लपेट कर आ गई हो। उन दोनों को इस तरह से हंसता देखकर केली बहुत दुखी हो गई। वो अपने कमरे में जा ही रही थी कि तभी कृष्णा वहां आ गया और कहने लगा, माँ, केली को साड़ी पहनना सिखाने की जगह आप उस पर हंस रही हो, उसका मजाक उड़ा रही हो। वो आप सबका दिल जीतने की कितनी कोशिश कर रही हो, फिर भी आप उसे अपना ही नहीं पा रही हो। बेटा, हम तुम्हारी बीवी को कभी नहीं अपनाएंगे। ये बात तुम्हें शादी से पहले सोचनी चाहिए थी। पापा, आपको पता है केली ने अपने पिता के खिलाफ जाकर मुझसे शादी की है। उसके पिता को भी मंजूर नहीं था कि केली एक इंडियन लड़के से शादी करे, तो हमने अपनी मर्जी से शादी कर ली। और ये बात तुम्हें ठीक लगती है क्या? अरे ये सोचो, जिस बाप ने इसे इतने पाल पोस कर बड़ा किया, प्यार किया, पढ़ाया लिखाया, ये उसकी नहीं हुई तो तुम्हारी क्या होगी? कृष्णा ने अपने घर वालों को बहुत समझाया, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं समझ पाया। लेकिन केली ने ठान लिया था कि वो अपने ससुराल वालों का दिल जीत कर रहेगी। इसलिए अगले दिन वो शॉपिंग मॉल से सबके लिए गिफ्ट लेकर आई। मैं आप सबके लिए गिफ्ट लाई हूँ। कल मेरी वजह से घर में झगड़ा हुआ था, तो आज मैंने सोचा सबको सरप्राइज देती हूँ। रहने दो देवरानी जी, जब से तुम आई हो हम सबको सरप्राइज ही मिल रहे हैं, नहीं चाहिए अब और कुछ। सभी घर वाले वहाँ से जाने लगते हैं और केली की आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं। ये सब कृष्णा से देखा नहीं जाता। वो कहता है, बार बार आप लोगों को समझाने के बाद भी आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही। शायद मेरा और मेरी बीवी का आना आप सबको पसंद ही नहीं आया। केली जिस तरह से हमारे कल्चर को अपनाने और आप सबको मनाने की कोशिश कर रही है, मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मेरी बीवी अमेरिकन है। बेटा, तो तू ही कर इस पर गर्व। कृष्णा, हमें तुझसे कोई परेशानी नहीं, तू इस घर का हिस्सा है, लेकिन तेरी इस अमेरिकन बीवी से हमें परेशानी है। भैया, जिस अमेरिकन बहू से आप इतनी नफरत करते हैं ना, तो जब पापा की तबीयत खराब हुई थी तो उस समय मैंने आपको 15 लाख रुपए भिजवाए थे ना, वो इसी ने दिए थे। मैं तो तब पढ़ाई कर रहा था, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। आप अपनी नफरत रखो अपने पास, मैं अपनी पत्नी रखता हूँ। कृष्णा केली का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है और कमरे में जाकर पैकिंग करना शुरू कर देता है। घर के सभी सदस्य कमरे के बाहर हैरान और परेशान खड़े हैं। क्या कृष्णा अपनी पत्नी को लेकर हमेशा के लिए अमेरिका चला जाएगा, क्या फिर उसके घर वाले उसे रोक लेंगे? निमिता दिखने में बहुत ही खूबसूरत और काम में बहुत ही कुशल थी। वो अक्सर चुप ही रहा करती थी, और अगर वो कुछ बोलने की कोशिश करती तो उससे पहले उसकी माँ उसे चुप करा देती थी। ऐसे ही एक दिन शालिनी जी गार्डन में गाना गाते हुए कपड़े सुखाने डाल रही थी। सज धज के मैं जरा बन ठन के बान चलाऊंगी नैनन के, आईना जरा निहार लो खुद अपनी नजर उतार। तभी शालिनी जी को कोई काम याद आ जाता है और वो अंदर चली जाती है। वहीं बाहर सड़क से जा रहा शिवम इतनी मीठी मधुर आवाज सुनकर उस आवाज का कायल हो जाता है।
ये इतनी मधुर आवाज किसकी है भला? वो गेट से अंदर झांक कर देखता है और तभी निमिता बाहर गार्डन में आती है। ओए होए होए होए, ये तो बला की खूबसूरत है। भगवान एक ही इंसान में इतने गुण कैसे दे सकता है? एक तो खूबसूरत, ऊपर से आवाज इतनी मधुर। भगवान, इससे शादी हो जाए तो मेरी तो लाइफ सेट हो जाएगी। फिर शिवम अपनी माँ के पास जाकर उन्हें सारी बात बताता है और निमिता से शादी करने की जिद करता है। वहीं अगले दिन शिवम और उसके माता पिता निमिता के घर जाकर लड़की देखने के लिए मान जाते हैं। बेटा निमिता, तैयार हो जा बेटा, आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। सच में? हाँ, लेकिन उनके सामने अपना ये मुंह बिल्कुल मत खोलना। फिर निमिता वहाँ से चली जाती है। वहीं जब लड़के वाले आते हैं तो, नमस्ते बहन जी। नमस्ते नमस्ते बहन जी, आइए बैठिए। आइए भाई साहब, ये आप ही का बेटा है ना? नहीं जी नहीं, हम तो कचरे के डिब्बे से उठा कर ले आए थे। जी? अरे ऑफ कोर्स हमारा ही बेटा है। अरे आंटी, मम्मी की आदत है मजाक करने की, आप चिंता मत कीजिए। वैसे आपकी बेटी कहाँ गई? हाँ, वो बस आ ही रही है बेटा। तभी निमिता हाथ में चाय की ट्रे लेकर वहाँ आती है। निमिता इतनी खूबसूरत थी कि पहली ही नज़र में सभी को पसंद आ जाती है। वैसे मेरे बेटे ने आपकी बेटी की जितनी तारीफ की थी उससे ज़्यादा खूबसूरत है ये। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं बहन जी? जी हाँ बिल्कुल, लेकिन निमिता को कहिए ना कुछ बोलकर बताए। जब से हम आए हैं बस आप ही बोली जा रही हो। तभी शालिनी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। हाँ निमिता, वो वाला गाना सुनाओ ना जो तुम उस दिन गार्डन में खड़ी होकर गा रही थी। शिवम इतना कह ही रहा होता है कि तभी शालिनी उसे टोक देती है। बेटा, अभी ना निमिता के मुंह में छाले आए हैं, वो बोल नहीं सकती बेटा। वरना उसे बहुत तकलीफ होगी ना, इसलिए। अच्छा अच्छा, ओके, कोई बात नहीं। वहीं दोनों परिवार की रजामंदी से रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ ही दिनों में निमिता और शिवम की शादी हो जाती है। वहीं शादी की पहली रात। निमिता यार कुछ बोलो ना, जब से तुम्हें देखा है बस एक दफ़ा तुम्हारा वो गाना सुना था। उसके बाद तो तुम्हारी मीठी आवाज़ सुनने को कान तरस गए। जानो, वही वाला गाना सुना दो ना प्लीज़। सजना है मुझे सजना के लिए। अच्छा ठीक है। छच धच तो मैं डलान ले, बात टालूंगी नहीं चैना। अरे बस बस बस, ये कैसे बोल रही हो तुम निमिता? जरा ढंग से गाओ ना। लेकिन मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ। शिवम गुस्से में बौखला कर बाहर आ जाता है। माँ माँ, ये क्या किया आपने? मेरी शादी एक तोतली लड़के से करा दी है। तोतली? हाँ माँ, तोतली। वो तोतली है माँ। तभी निमिता वहां आती है। माँ जी तो ना, ये मुझे बाल बाल तोतली तोतली बोल रहे। निमिता की तोतली आवाज सुनकर पास ही खड़ी उसकी ननद पारो और जिठानी सीमा जोर जोर से हंसने लगती है। देवरानी जी तोतली है, वाह जी वाह। देखो ना बड़ी भाभी, छोटी भाभी की आवाज सुनकर कितना मजा आ रहा है। पारो और भाभी, आप दोनों हंस क्यों रही हो? यहाँ कोई कॉमेडी शो नहीं हो रहा है? हाँ देवा जी, यहाँ तो आपकी लाइफ की शो का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। बड़ी बहू चुप। बोल बेटा, अब क्या हुआ? बोलू, क्या बोलू? मेरी बीवी तोतली है माँ, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। इसके माँ बाप ने हमें धोखा दिया, ये इन्होंने ठीक नहीं किया। मैं उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करूंगी, फिर सब जेल में चक्की पीसेंगे। लेकिन माँ जी, इन्होंने तो मुझे खुद पसंद किया था ना, तो हम जेल कैसे जाएंगे? वैसे वो चक्की नहीं, गेहूं होता है माँ जी। हाय राम, चित भी इसकी पट भी इसकी। बेटा अब तो तू ही संभाल इसे, तेरी पसंद है, तू ही जाने। फिर शिवम वहां से चला जाता है और पीछे पीछे निमिता भी।
अरे लुकिए ना, मैं भी आ रही हूँ। देखते जाइए ये तोतली बहू घर में कितना हंगामा करवाती है। वहीं अगले दिन सुबह सुबह, भाभी मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है, टिफिन पैक कर दो ना। अरे देवर जी, अब तो आपकी शादी हो गई है, भाभी का पल्लू छोड़कर बीवी का पल्लू पकड़ो अब। कहो ना अपनी तोतली बीवी को कि टिफिन पैक कर दे। एदी, ये लो आपका डिब्बा तैयार है। तभी शिवम चिढ़कर ऐसे ही वहां से चला जाता है। वहीं निमिता के तोतलेपन के कारण घर में सभी उसका मजाक उड़ाते हैं और कोई भी ढंग से उससे बात नहीं करता था। माँ जी, मैं बादल जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए? अरे जाना है तो बाजार जाना, बादल पर क्यों जा रही है? बादल मम्मी जी, बादल। सासू माँ, वो बाजारी कह रही है। अरे नहीं नहीं, तू जा, तुझे जो चाहिए लेकर आ। और हाँ, एक फेविस्टिक लेकर आना। वो क्यों माँ दी? तेरा मुंह बंद करने के लिए तोतली। जब फूटे भाग मेरे, न जाने कौन सी घड़ी में मैं ये तोतला नमूना घर ले आई। निमिता को सास की बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। वहीं बाजार में सभी निमिता को देखकर बातें बनाने लगते हैं। अरे ये तो मिसेस शर्मा की तोतली बहू है ना? हाँ हाँ, ये वही है, बहुत ही फनी है। रुक ना, डेमो दिखाती हूँ। ओ हेलो निमिता, कैसी हो? दी आप तो, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं ना तुम्हारी सास की सहेली हूँ और पड़ोसन भी हूँ। अत्ता अत्ता आंटी जी, आप ही वो औरत हो जिसकी माँ जी बहुत तारीफ करती है। मैंने सुना है कि आप टकली और नकली बाल लगाकर घूमती हो, और ये आपकी डांट भी ना नकली है। व्हाट रबिश, कौन हो तुम? जाओ यहाँ से, तोतली कहीं की। फिर निमिता वहां से चली जाती है। नाइस डेमो। निमिता जुबान से तोतली होती है, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। वहीं वो कभी किसी को खुद के ऊपर कोई कमेंट करने का मौका ही नहीं देती थी। केवल परिवार वाले ही बोल सकते थे जो भी बोल सके। फिर एक दिन, शिवम जी, कब तक गुट्ठा लाओगे? गुट्ठा ठोक दो ना। देवरानी जी, गुस्सा है, पान थोड़ी ना है जो पिक मारने की जगह ना मिले तो घोंट ले। भाभी, गुट्ठा घुटने को कहा है मैंने, घुटने को। भाभी वो गुस्से को थूकने के लिए कह रही है, घोटने के लिए नहीं। देखा देवर जी, अब कितना प्यार करते हो निमिता से कि आपको उसकी ये तोतली टूटी फूटी भाषा भी बखूबी समझ में आती है। अरे जब इतना ही प्यार है तो फिर गुस्सा क्यों हो उससे? बेटा, बड़ी बहू बिल्कुल सही कह रही है, इससे अच्छी लड़की तुझे ना मिलने वाली। अरे वो पड़ोसन सोनिया, जिसका मुंह मैं कभी नहीं बंद कर पाती, इसने तो अपनी तोतली जुबान से उसकी अकल ठिकाने लगा दी। अब जैसी भी है, मेरी तोतली बहू है कमाल की। तो इच्छी बात पे एक गाना हो जाए। नहीं। अपने ननद के कमरे के दरवाजे पर खड़ी प्रिया और सुनैना सुबह 10 बजे तक अपनी ननद को सोता हुआ देखकर आपस में एक दूसरे से कहती हैं, असली जीवन तो ये है, शादी के पहले कितना सही था, आराम से उठती थी मैं भी, कोई झंझट नहीं, कोई टेंशन नहीं, पर अब घर भी देखना पड़ता है और बिजनेस भी। सुनैना और प्रिया आपस में बात कर रही थी कि तभी जोरों की अंगड़ाई लेती हुई सोनिया उठती है। अरे वाह भाभी, बिल्कुल टाइम पर आई हैं आप, कॉफी लेकर। दीजिए दीजिए, बिना कॉफी के रेडी नहीं करती। बाय गॉड। स्नेहा जाकर अपनी ननद को कॉफी का मग पकड़ाती है और कॉफी को टेस्ट करते ही सोनिया चीखती हुई कॉफी थूक देती है। ओ गॉड भाभी, आपने इसमें दूध डाल दिया। यू नो ना मैं डाइट पर हूँ, मेरे कॉलेज में इवेंट होने वाला है, मैं तब तक पतली नहीं हुई तो कैसे चलेगा। ओ भाभी, सुबह सुबह मूड ऑफ हो गया। फिर से कॉफी बना दूं क्या दी? आप क्या भाभी, छोड़िए, आप जाइए, मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। और कुछ इस तरह सोनिया अपनी भाभीियों के सर पर बैठकर नाचा करती थी। सुनैना और प्रिया मिलकर साथ में बिजनेस करते थे। एक दिन सुनैना बिजनेस संभालती तो एक दिन प्रिया।
क्योंकि घर भी तो संभालना था। जिस दिन सुनैना काम पर जाती उस दिन प्रिया घर संभालती, और जिस दिन प्रिया काम पर जाती उस दिन सुनैना घर संभालती। घर और बिजनेस संभालने के बाद उन्हें अपनी ननद के नखरे भी उठाने पड़ते थे। कॉलेज जाने के 2 घंटे बाद सोनिया अपनी भाभी को कॉल करके कहती है, भाभी मेरे पास अभी डिलीवरी बॉय का फ़ोन आया था, वो हमारे एड्रेस पर पहुंचता ही होगा। बस आप एक काम करना, उससे मेरा पार्सल रिसीव कर लेना। बस पार्सल रिसीव करना है ना दी, कर लूँगी, आप टेंशन मत लीजिए। इतना कुछ झेल रही हो तो पार्सल रिसीव ना करके बुरी क्यों बनूं? और कुछ देर में आ जाता है पार्सल। सुनैना को लगता है कि बस पार्सल ही तो रिसीव करना है। डिलीवरी बॉय के दरवाजे पर आते ही सुनैना जाकर पार्सल ले लेती है। हो गया ना भैया, बिल भी ले लिया मैंने, अब खड़े क्यों हो? पेमेंट? क्या पेमेंट नहीं की हुई है? हद दीपिनो, कितने का है पार्सल? यही कोई 2200 का, बिल में देखिए ना लिखा होगा। 2299। दीजिए यूपीआई, कर देती हूँ पेमेंट। लग गया सुबह सुबह 3000 का चूना। रात के वक्त प्रिया दुकान से वापस आती है। प्रिया को अकेला पाते ही सुनैना उसे इस बारे में बताती है। तो आज फंसी गई तू। मेरे लिए तो ये रोज का हो गया है। जब भी घर पर रहने की मेरी बारी होती है ना, उस दिन तो दीदी का कोई ना कोई पार्सल ज़रूर आता है, और वो कभी भी पेमेंट करके नहीं रखती। पिछली 3 बार से पार्सल ले रही हूँ उनका। 10,000 तक का तो खर्चा हो गया है मेरा फिजूल में ही। क्या 10,000? ये तो फिजूल खर्च है। यहाँ कस्टमर को 3,000 का माल बेचने में 300 बार मरना पड़ता है। अरे दीदी, हमारे खून पैसे की कमाई को पानी की तरह बहा रही है दीदी। मैं आज ही जाकर मम्मी जी से इस बारे में बात करती हूँ। उसी रात सुनैना और प्रिया इस बारे में अपनी सास से बात करती हैं। बताइए मम्मी जी, अब हम क्या करें? रोज रोज इतना सारा खर्चा कैसे उठाया जाए? मैंने तो जिस दिन घर की चाबियां तुम दोनों को सौंपी थी, घर की जिम्मेदारियां भी उसी दिन तुम लोगों पर छोड़ दी थी। अब इस परेशानी से कैसे बचना है तुम दोनों आपस में ही देख लो भाई। सिर्फ संपत्ति ही हाथ लगे ऐसा तो नहीं हो सकता ना बहू, साथ में विपत्ति भी तो हाथ लगती है। प्रिया और सास को अपनी सास से कोई मदद नहीं मिलती। अगले दिन सोनिया के कॉलेज जाने के बाद बड़े इत्तेफाक से दिन आया है। एक तो फ्राइडे, पूरा मार्केट बंद, तो दुकान जाने का लफड़ा नहीं। ऊपर से सोनिया दी भी घर पर नहीं है। एक काम कर, हम दोनों आज पार्लर चलते हैं खुद की पैम्परिंग करने। प्रिया और सुनैना पार्लर जाकर मैनिक्योर, पेडिक्योर और हेयर कटिंग करवाती है। कितने पैसे हुए? 11,400। क्या? ऐसे कैसे? ये 2-4 चीज़ों का 11,000? हिसाब की पक्की हूँ मैं, कैंची चलाकर। आपके पीछे से 4 बार आपकी ननद आकर ब्लो ड्रायर और स्पा करवा गई है। अब उसके पैसे भी तो जुड़ेंगे ना दीदी, तो सारा हिसाब मिलाकर एक बार में बता दिया। इतने पुराने ना मैं बकाया नहीं रखती, आगे से ध्यान रखिएगा। लग गया ना चूना? बड़ी हंसी आ रही थी आपको। अब तो कोई परमानेंट सॉल्यूशन कीजिए दीदी का। बस बहुत हुआ, अब तो किसी भी तरह दीदी की शादी करनी ही होगी। अब जीजा जी उठाए उनके खर्चे, मुझसे तो ना हो रहा। घर लौटने के बाद प्रिया बड़ी होशियारी से अपनी सास के पास जाती है और उनसे बातों बातों में कहती है, बचपना बहुत है ना दीदी में। 10 बजे उठना, हाथ में कॉफ़ी चाहिए, नहाने के बाद टॉवेल बेड पर छोड़ देना और अपने भाइयों के पर्स से चिपके रहना। अरे भाई, बड़े भाई हैं तो इतना तो करना ही पड़ेगा नहीं? हम भी तो पहले ऐसे ही थे, पर जैसे ही शादी हुई अपने आप लाइन पर आ गए। शायद बेटियों की शादी ना इसलिए भी की जाती है ताकि उसमें बड़प्पन आ जाए। खैर, क्या फ़र्क पड़ता है। दीदी की शादी को तो अभी कम से कम 5 साल बाकी है। अभी उम्र कितनी है उनकी? 28 साल? ये कोई उम्र होती है? शादी की उम्र आएगी तो खुद अकल आ जाएगी उन्हें। अरे रोक बड़ी बहू, क्या कहा तूने? इधर उधर के काम में मैं तो यह भूल ही गई थी कि 28 साल की हो गई है सोनिया। अब तो जल्द से जल्द इसकी शादी करनी पड़ेगी। तो दीदी का बायोडेटा इधर उधर भेज दूं क्या मम्मी जी? अब तू कुछ नहीं करेगी, इस घर की बड़ी मैं हूं। बस तुम कल नाश्ते के बाद सभी को मेरे कमरे में ले आना। अपनी सास की बात मानकर प्रिया अगले दिन नाश्ते के बाद सभी को अपनी सास के कमरे में ले जाती है, जहां सुधा सीधा अपना डिसीजन सुना देती है। ये ले 1 लाख रुपए मांग, तेरे हाथ में दे रही हूँ। सभी के कपड़ों की खरीदारी तुझे ही करनी है। रियली मम्मी? पर किस खुशी में? अगले महीने तेरी शादी है बेटा। है? पर
सभा बर्खास्त। और सोनिया की मर्जी के खिलाफ हो जाती है उसकी शादी। सोनिया की विदाई के बाद उसके दोनों भाई और भाभियां मिलकर महफिल जमाते हैं। बाप रे बाप प्रिया, मान गए तुझे। बोलना नहीं चाहिए पर बहुत बड़ा काम किया है तूने, सच्ची। अभी तो मेन सरप्राइज बाकी है। ये रही मनाली की 4 टिकट्स। सभी मेहमानों की विदाई करके 10 दिन बाद हम निकल चलेंगे अपनी मनाली की ट्रिप पर। अरे वाह भाभी, यू आर फैंटास्टिक। अब होगी पैसों की बचत और अब तुम दोनों को भी ना ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। हम अपने ऑफिस में ब्रेड जाम या रात की रोटियां ले जाएंगे। आराम से उठना। पापा मम्मी तो ऐसे भी 10 बजे के बाद ही उठते हैं। रात को भी खाना बना कर रख देना, हम गरम करके ले लेंगे। जितना टेंशन तुम लोगों को उठाना था तुम दोनों ने उठा लिया, अब आराम से जियो। प्रिया और सुनैना के लिए उनका ससुराल अब जन्नत बन चुका था, क्योंकि उन्हें अब किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं होने वाली थी। सोनिया के जाने के बाद प्रिया और सुनैना का पहला दिन तो बहुत अच्छा गुजरता है, पर दूसरे ही दिन सवेरे सवेरे प्रिया के फ़ोन पर उसके जीजा जी का फ़ोन आता है। कैसी है भाभी जी आप? हो गया सवेरा? हाँ हाँ छोटे जवाई जी, बताइए क्या सेवा करें हम आपकी। नहीं नहीं, सेवा नहीं करनी है, बस एक छोटा सा उपकार कर दीजिए। आपकी इकलौती ननद के लिए कुछ गोल्ड ज्वेलरी ऑर्डर किए मैंने। मेरे एड्रेस पर डिलीवरी हो ही नहीं रही थी, तो मैंने आपके एड्रेस पर डिलीवरी करवा दी। आप बस पार्सल रिसीव कर लीजिएगा। पार्सल तो मैं रिसीव कर लूँगी जीजा जी, पर सब कुछ अपनी बीवी के लिए, हमारे लिए कुछ भी नहीं। 4 चेन ऑर्डर किए मैंने आपकी ननद के लिए, एक आप रख लीजिएगा। ये कहकर निशांक फ़ोन रख देता है। गहनों की बात सुनकर ऐसी कौन सी औरत होगी जो खुश ना हो, और प्रिया को तो मुफ्त में सोने की चेन मिलने वाली थी, जिससे उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मानना पड़ेगा सोनिया दीदी को, हस्बैंड तो बहुत अच्छा मिला है। शादी के 4 दिन हुए नहीं कि 4 सोने की चेन मंगवाए हैं दीदी के लिए, जिसमें से एक मेरा भी है। बस तू पार्सल आने दे, सबसे बेस्ट पीस पहले मैं ही निकालूंगी। बताओ, मैंने जब भी पार्सल लिया नुकसान ही हुआ, और जब फायदे की बात निकली तो मुझे पार्सल लेने बोला ही नहीं गया। आप ना बहुत लकी हो भाभी। और 4 दिन बाद पार्सल अपने समय पर प्रिया के घर पहुंच जाता है। डिलीवरी बॉय की आवाज़ सुनते ही भागती हुई प्रिया दरवाजे पर जाती है और पार्सल रिसीव कर कमरे की तरफ जाने लगती है कि डिलीवरी बॉय कहता है, मैम पेमेंट आधा पेमेंट हुआ है, 50% पेमेंट बाकी है। क्या जीजा जी ने भी पेमेंट नहीं किया? कितना पेमेंट करना है भैया? 1 लाख। तभी वहां मयंक आ जाता है। सवेरे सवेरे 1 लाख का क्या मंगवा लिया प्रिया तुमने? आप ही कीजिए पेमेंट, आप ही के जीजा जी का पार्सल है, उनसे ले लीजिएगा बाद में। अभी तो सिर्फ पार्सल आया था, पार्सल भेजने वाले जीजा जी का आना तो भी बाकी था। अगली सुबह दरवाजे पर पहुंच जाते हैं अपने सालों के इकलौते निशांक जीजा जी विथ सोनिया। जिस दामाद के आने के पहले ही उसके ससुराल वालों को 1 लाख का चूना लग गया हो, उसके ससुराल पहुंचने के बाद न जाने क्या होगा। कहाँ गई भाभी? मेरी आवाज़ सुनकर छिप गई क्या? छुड़वा लिया ना मुझसे पीछा। आपके घर खाना खाने नहीं आई हूँ, मुँह छिपाने की जरूरत नहीं है भाभी। अरे बेटा क्यों नाराज हो रही है? आ रही है ना तेरी भाभी। प्रिया तो दुकान गई है और सुनैना ना आ रही है। अब तू बता कैसी है तू? मेरी तो शादी कर देना मम्मी, अब मैं कैसी भी रहूँ क्या फर्क पड़ता है? अरे सोनिया क्या तुम भी? नहीं नहीं मम्मी जी, वो बात यह है कि सोनिया का वहाँ मन ही नहीं लग रहा, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। सोनिया को वापस देखते ही सुनैना सबसे पहले प्रिया को कॉल करके घर बुलाती है और आधे ही घंटे में प्रिया मयंक के साथ अपने ससुराल पहुंच जाती है। आपका पार्सल आ गया है जीजा जी। लगता है पार्सल की आपने हाफ पेमेंट की थी जीजा जी, 1 लाख मुझे देने पड़े। वैसे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर 1 लाख कैश कौन रखता है, और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वो भी इतने बड़े अमाउंट का, आप समझ सकते हो जीजा जी। लीजिए देखिए, ऐसे ऐसे साले हैं आपके नसीब में। दहेज के नाम पर इन्होंने एक फूटी कोड़ी नहीं ली थी, तो कम से कम तुम भाइयों को इन्हें सोने की चेन पहनानी चाहिए कि नहीं? पर नहीं, यहाँ साले जीजाओं को छाती पर बैठा कर रखते हैं और तुम लोग हो कि इनके आते ही पैसे का हिसाब करने लगे। किसी ने पानी तक नहीं पूछा इनसे, जब से आए हैं बेचारे प्यासे बैठे हैं। नहीं नहीं बहुत हुआ, चलिए आप यहाँ से, आपकी और इंसल्ट नहीं देख सकती मैं। अरे नहीं नहीं दीदी, बेटी इस तरह नाराज होकर जाती हुई शोभा देती है क्या? रुकिए, और 1 लाख देकर जाइएगा। कुछ कहा क्या आपने? आप दोनों पहले खाना खा लीजिए, दिमाग ठंडा कर लीजिए। चल सुनैना किचन में।
सोनिया और निशांक खाने पर बैठते हैं। सुनैना लाकर सोनिया के आगे पूरियां परोसती है। बस 2 पूरियाँ? ये भी क्यों दी? खाली थाली ही दे दी होती भाभी। अरे क्या बात हो गई सोनिया, कुछ और बनवा दूं क्या? 2 पूरियाँ लाकर प्लेट में डाला गया है मेरे। भाई कोई मांग मांग कर कितनी और पूरियाँ मांगेगा, और पूरियाँ भी इतनी छोटी। वाह जी वाह। लगता है आज मैडम बड़ी नाराज हो गई है। अब तुम्हें जो भी खाना है खा लो सोनिया, रात को हम बाहर चलेंगे बस। ओके मेरी प्यारी भाभी, अभी खाना बना बना कर थक गई होंगी, तो आज रात की पार्टी जीजा की तरफ से किसी 5 स्टार होटल में चलेंगे। भाभी देख लीजिएगा किस होटल में जाना चाहती हैं आप। आप जाकर मुर्गी पकड़ाइए, आज तो अच्छे से इनकी जेब काटेंगे। आप ही कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट देख लीजिए। अरे देख लीजिए क्या, मैंने देख लिया है। यहाँ ना एक नया नया रिसोर्ट खुला है, 2000 के नीचे तो वहाँ चाय भी नहीं मिलती। आज पार्टी वहीं होगी। और पूरा परिवार रात को डिनर के लिए एक महंगे से 5 स्टार रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव मैम एंड सर? आपके रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी क्या है, वही लेकर आइए। मुझे तो दाल चावल और रोटी मंगवा दे बहू। वो सब यहाँ नहीं मिलेगा मम्मी, ये 5 स्टार होटल है। यहाँ अलग अलग देशों के अलग अलग तरह की खाने की चीज़ें मिलती हैं। अरे फिर मुझ बूढ़ी को साथ में लाने की क्या ज़रूरत थी, मैं घर जाकर ही खा लूँगी। अगर मुझे पता होता तो मैं घर से खा कर ही आ जाती। बेकार में मेरी सुबह की खिचड़ी बर्बाद हो जाएगी। अभी खा कर ख़त्म कर देती ना उसे, कल तो गुरुवार है, कल खा भी नहीं पाएंगे। डोंट वरी सर, मैम के लिए प्लेन राइस और पीली दाल हम ले आएंगे, वो भी है मेन्यू में। ला यहाँ तो यह भी मिलता है। पर हाँ जवाई जी, मेरे हिस्से के पैसे ना मैं खुद दूंगी। अपने सालों और भाभीियों पर आपको जो खर्च करना है करिए, पर मैं अपने जवाई के पैसे का कुछ नहीं खा सकती। क्योंकि पार्टी निशांक दे रहा था, सभी अच्छी तरह पेट भर के खाते हैं और सभी के खाने के बाद तक खाता रहता है निशांक। काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट सजेस्ट किया भाभी, मानना पड़ेगा। आप क्या प्लेट ही खा जाएंगे जीजा जी? कीजिए ना पेमेंट, चलते हैं। रेस्टोरेंट बंद होने का टाइम हो गया है। हाँ हाँ अभी कर देता हूँ भाभी जी। वेटर ज़रा बिल लाना। निशांक वेटर से बिल मंगवाता है और ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है। गजब का इत्तेफाक है, नेटवर्क ही नहीं आ रहा फ़ोन में। लगता है सर्वर इशू है। साले साहब ज़रा आप पेमेंट कर दीजिए, ज़्यादा का बिल नहीं है, फिर हम बाद में हिसाब कर लेंगे। दाल चावल और ये चाउमीन के हैं 25,000? बाप रे! जैसी सोनिया दीदी वैसे उनके पति। और अपनी ही पैसों का डिनर कर प्रिया को वापस अपने घर आना पड़ता है। जैसे ही सभी रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं, बू 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 बू। कुत्ते की आवाज सुनते ही निशांक उछलकर अपने छोटे साली की गोदी में चढ़ जाता है। अरे इस कुत्ते को हटाओ 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 यहाँ से, मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा। अरे मैं मर रहा हूँ, कोई हटाओ इस कुत्ते को, मेरी छाती। क्या हुआ जीजा जी, आप तो बड़े हिम्मत वाले हैं, हमारी दीदी को बर्दाश्त कर रहे हैं, तो इस कुत्ते से कैसे डर गए? एक कुत्ता ही तो है, इतना क्या घबराना कि रोहन की गोदी पर ही चढ़ गए आप। अपने साले की गोद में चढ़ भी गए तो क्या हो गया भाभी, क्या आफत आ गई? यहाँ तो साले अपने जीजाओं के लिए छत से कूद जाते, और इनके रोहन की गोद में चढ़ जाने से आपको तकलीफ हो रही है। ये देखते ही प्रिया समझ जाती है कि निशांक को कुत्तों से डर लगता था और अपने ननद और नंदोई से पीछा छुड़वाने के लिए वो अगली ही सुबह अपने घर अपने दोस्त का कुत्ता मंगवा लेती है। सुबह सुबह जैसे ही निशांक अपने कमरे से बाहर आता है, हॉल में एक कुत्ते को घूमता देखकर उछलकर सोफे पर चढ़ जाता है। ये क्या है? क्या नहीं कौन, ये टफी है जीजाजी, मेरी फ्रेंड का पेट। वो कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पर जा रही है ना, तो तब तक ये हमारे साथ रहेगा। बस ये सुनने की देर थी कि निशांक भागता हुआ अपने कमरे में जाकर अपना सामान बांधने लगता है। अरे मुटली उठ, बहुत खा लिया अपने भाई भाइयों के पैसे से, अब सामान उठा, हमें वापस जाना होगा। क्या कहा? अरे तू निकल, खुद तो मेरी भोली भाभीयों के पैसों पर पलने आ गया था यहाँ, और मुझे ज्ञान दे रहा है। ज्यादा दिमाग खराब मत कर, वरना बाहर जाकर सभी के सामने तुम्हारा खाता खोल दूंगी। भिखारी कहीं का, कमाना एक पैसा नहीं है और मेरी भाभीयों के पैसे उड़वा रहे हो। वो तो ये कुत्ता आ गया, वरना तुमने तो यहीं जमने की सोच ली थी। अरे रे डार्लिंग, तुम तो नाराज हो गई। ठीक है ना, अब सामान बांध दो, किसी और रिश्तेदार को चूना लगाने चलते हैं। चलो ना डार्लिंग। तो एक कुरियर अपने चाचा के यहाँ डिलीवर करवा ही दो, वहीं चलते हैं।
सोनिया और निशांक अपना सामान बांधकर घर से बाहर जाने पर मजबूर हो जाते हैं। ध्यान से जाइएगा जीजा जी, और जो भी खर्चे हुए हैं ना उसका बिल मैं आपके घर तक पहुंचा दूंगी। जरा ये तो सुनिए, टफी क्या कह रहा है। कहता है कि चलो ना बुआ फूफा के घर चलते हैं। हे भगवान, आखिरकार बला टली। जीजा है वो तेरा, बला नहीं। इंद्रानी, तुम मानो या ना मानो, लेकिन सही मायनों में हमारे पड़ोसी शाह परिवार की रचना ही हमारे अद्वैत के लिए बेस्ट है। एकदम राधा कृष्ण की जोड़ी लगेगी उनकी। दोनों के कितने सारे गुण भी तो मिलते हैं। वो दोनों बचपन के दोस्त जो ठहरे हैं। नहीं नहीं, मैं उस मनहूस परिवार की बेटी रचना से अपने बेटे का ब्याह नहीं रचाऊंगी। अरे वो शाह परिवार एक नंबर का पनौती परिवार है। आए दिन बस कोई ना कोई बीमार ही रहता है। कितने झगड़े, कितनी लड़ाइयाँ होती हैं उस परिवार में। नहीं नहीं, मैं तो अपने बेटे की शादी उसी लड़की से कराऊंगी जिसके गुण मेरे बेटे के 36 गुणों से मिलते हो। दोनों के 36 गुण मिलेंगे तो ही शादी होगी। यहाँ माँ, आप पिछले 3 महीनों से मेरे लिए 36 गुणों वाली लड़की ढूंढ रही हो, लेकिन अब तक आपको नहीं मिली। मैंने कहा ना आपको, ये सब अंधश्रद्धा वाली बातें हैं। माँ, अगर आप ऐसा ही करती रही ना तो देखना, मेरी शादी सीधा बुढ़ापे में ही होगी, या फिर इस जन्म में तो होगी ही नहीं। इंद्रानी अपने बेटे अद्वैत के लिए उसके 36 गुण से मेल खाने वाली 36 गुण वाली बहू ढूंढ रही होती है। और इसी सिलसिले में वो हर रोज पंडित जी को फोन कर करके खबर लेती रहती है। हेलो पंडित जी, आज तो कोई अच्छी सी खबर दीजिए। मैं कोई ऐसी लड़की ढूंढ रही हूँ जिसके 36 गुण मेरे बेटे के 36 गुणों से मिलते हो। हेलो जी, बोलिए। हेलो, मौन व्रत धारण कर लिया है क्या आपने? हेलो पंडित जी, चल बसे क्या? हाय हाय। अरे इंद्रानी, मैं हूँ तुम्हारा पति बलवंत। ये मूली की सब्जी ला रहा हूँ और साथ ही पापड़ भी। आज मसाला पापड़ बनाना। हाँ हाँ, चलो रखो फोन। इंद्रानी पंडित जी को फोन लगाने जाती है, तभी अचानक घर की घंटी बजती है और स्वयं पंडित जी होते हैं दरवाजे पर। अरे पंडित जी, आप 100 वर्ष नहीं जिएंगे। मेरा मतलब है जिएंगे। देखिए इंद्रानी जी, हमने बहुत कोशिश की है, लेकिन आपको जैसी बहू चाहिए ना वैसी बहू मिलना बहुत मुश्किल है। और ऐसे भी कुंडली मिलाप करते समय अगर दोनों वर वधू के 36 में से 18 गुण भी मेल खा ले तो भी रिश्ता जुड़ सकता है। शादी के बाद का जीवन सुखमय हो सकता है इंद्राणी जी। नहीं नहीं, मुझे तो 36 गुण वाली बहू ही चाहिए। लेकिन इंद्राणी जी, जरूरी नहीं कि 36 गुण मिलने के बाद शादीशुदा जीवन में बाधाएं ना आए। राम जी और सीता मैया के जीवन में भी कितनी मुश्किलें आई थी, जबकि उनके तो पूरे 36 के 36 गुण मिले थे ना। लेकिन ना जी ना, इंद्राणी तो अपने जिद पर ही अड़ी थी कि उसके बेटे के साथ 36 के 36 गुण के मेल खाने वाली लड़की ही चाहिए। और खुशकिस्मती से कुछ दिनों बाद निशा नाम की एक लड़की के सारे 36 गुण अद्वैत के गुणों से मिलते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। और निशा अब इंद्राणी की बहू बनकर घर आती है। निशा बहू, अब तू आ गई है ना। अब देखना, तेरे और अद्वैत के 36 गुण मिल गए हैं। अब तुम दोनों की जैसी जोड़ी पूरे चांदनी चौक में नहीं होगी किसी की। आओ, मिड से नजर उतारती हूँ तुम्हारी। माँ, ये सारी क्या फॉर्मेलिटीज होती है आपकी हर बार की? आपको पता है इस धुएं से कितना एयर पोल्यूशन होता है? और निशा को धुएं की एलर्जी है। मंडप में देखा था ना आपने। अद्वैत, लेट इट बी ना, रस्म रस्म होती है, इसलिए जिप योर माउथ और चुपचाप खड़े रहो, मुंह में दही जमा के। देखा मेरी बहू कितनी गुणवान है। इंद्राणी निशा और अद्वैत की नजर उतारती है और मिर्च को जलती हुई धूपदानी में डाल देती है। थू 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 थू, नजर ना लगे मेरे राधा कृष्ण की किसी को भी। शादी के पहले कुछ दिन निशा एकदम सुशील सर्वगुण संपन्न बहू की तरह रहती है, लेकिन जैसे ही अद्वैत की तनख्वाह आती है वैसे ही निशा अद्वैत से कहती है,
अद्वैत, मेरे प्यारे पतिदेव, चलो अब जब तुम्हारी सैलरी आ गई है तो हम एक नई लग्जूरियस ब्रांडेड कार खरीदते हैं मेरे लिए, और मुझे वो डायमंड नेकलेस सेट भी दिलवा दो, और हम दोनों की फ्लाइट्स की टिकट बुक करवा दो। हम स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, और हाँ, प्रॉपर्टी पेपर वर्क्स भी शुरू करवा दो। 50 नहीं, पूरे 100% चाहिए मुझे मेरे नाम पर। अरे बस 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 निशा, जरा ख्वाहिशों से भरी ट्रक पर ब्रेक लगाओ, कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम किन किन चीजों की मांग कर रही हो? ये जो मैंने अभी अभी सैलरी रखी है ना अलमारी में, वो यूं आई है और यूं ही जाएगी भी। शादी के फंक्शंस और बाकी ताम झाम के खातिर लिए गए सामानों की वजह से मुझे अब कई सारे EMIs चुकाने हैं। सॉरी निशा, हमारा हनीमून तो इसी कमरे में रुई के गद्दों पर AC चला के नकली का स्विट्जरलैंड बना के ही होगा। और रही बात जायदाद की तो वो तो मैं तुम्हें पूरी की पूरी दे नहीं सकता, वो मेरे हाथ में ही नहीं है। तुम्हें क्या मैं घन चक्कर लगती हूँ जो तुम्हारी इतनी चिकड़ी चुपड़ी बातों में आ जाऊंगी? निशा और अद्वैत का शोर शराबा सुनकर इंद्रानी और बलवंत भी वहां आ जाते हैं। अरे ये क्या हुआ? इतना क्यों गरम तवे की तरह तप रही हो निशा बहू? अद्वैत बेटा, जरूर तूने ही कुछ ना कुछ बोला होगा इस फूल सी बच्ची को। हाँ, तेरी तो आदत ही ऐसी है, तो कभी बाज नहीं आएगा अपनी हरकतों से। रुक, अभी इस लकड़ी से तेरी पिटाई करता हूं मैं। अरे पापा रुकिए तो, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अरे मैंने कुछ नहीं किया है, बल्कि निशा ही जायदाद का पूरा हिस्सा, स्विट्जरलैंड की ट्रिप, डायमंड नेकलेस का सेट और पता नहीं क्या क्या मांग रही है। ऑब्वियसली तुमसे ही मांगूंगी ना सब कुछ, अब क्या पड़ोसियों से मांगूंगी? तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, और मेरी इच्छाएं पूरी करना, उनका पालन करना, ये तुम्हारा पति धर्म है। और वैसे भी 36 गुण वाली बहू हूँ मैं। पत्थर तो हर जगह मिलते हैं, पर मुझ जैसा हीरा मुश्किल से ही मिलता है। माँ जी, समझाइए कुछ अपने बेटे को। अद्वैत बेटा, मान लेना बहू की मांग। जहाँ इतने लोन निकालिए वहाँ थोड़ा और। अब इसे तो तू ही खुश रख सकता है ना। देख अद्वैत, बड़ी मुश्किल से मिली है मुझे ये बहू। अगर ये चली गई तो रहना जिंदगी भर कंवारा, फिर खुद ही खुद से शादी कर लेना। इंद्रानी और बलवंत इतना कहकर वहां से चले जाते हैं। निशा की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए अद्वैत बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो पैसे इकट्ठा नहीं कर पाता। क्या? ऐसे कैसे नहीं ला पाए तुम पैसे? मेरी ही गलती थी जो मैंने तुमसे शादी करने के लिए हामी भरी। मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़कर। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ एक छत के नीचे। जो आदमी मेरी विशेष पूरी ना कर सके, मैं उसके साथ अपनी लाइफ नहीं गुजार सकती। अरे नहीं नहीं निशा बहू, रुक जा तू। अरे ओ अकल मुँह है, बहुत दिनों से कंटाप नहीं बजाना, इसलिए इतने चौड़े हो गए हो। रोको इसे। निशा, निशा प्लीज डोंट डू दिस। इतनी सी बात के लिए तुम इतना बड़ा फैसला ले रही हो, नॉट फेयर यार। और तुम जो कर रहे हो वो फेयर है? क्यों मिस्टर 36 गुण? हाँ, अब ढूंढते बैठो माँ जी अपने बेटे के लिए नई 36 गुण वाली लड़की। कास्टिंग अभी इसी पर से शुरू कर दीजिए, 36 गुण वाली लड़की ढूंढने की। अरे ना 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 बहू, ऐसा मत बोल। मेरे बेटे के जीवन में संकट के बादल मंडराने लगेंगे। इतनी कठोर ना बन। तू जो कहेगी अद्वैत वही करेगा। गधेड़े करेगा माँ। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स करूँगा। बाकी मैं तुम्हारे लिए माउंट एवरेस्ट तक चढ़ जाऊंगा नंगे पैर, बस। फिर चाहे मुझे कितना भी बुखार चढ़ जाए, कोई गिला शिकवा नहीं। निशा कुछ पल सोचती है और फिर खुराफाती अंदाज से मुस्कुराकर कहती है, ठीक है, जोरू का गुलाम ये तो सिर्फ किस्से कहानियों में ही सुना था। अब तुम ये रियल लाइफ में बनोगे मेरे जोरू का गुलाम। मैं जो जो कहूंगी वो करोगी, ना नुकुर किए बिना। तभी मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पास रहूंगी। तो डील पक्की? निशा बहू, ये कैसी वाहियात डील है बेटा। आप चुप रहिए जी। अद्वैत, सोच क्या रहा है? हाँ बोलना जल्दी से। हाँ बोल। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। निशा अपनी मांगे पूरी ना होने पर अद्वैत पर अत्याचार करना शुरू कर देती है। वो उससे ही घर का सारा काम, साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, कपड़े धोना, सब काम कराती। बीवियां पतियों के पांव छूती है ना? तो आज तुम मेरे पांव दबाकर उनकी मालिश करोगे। चलो लग जाओ काम पर। निशा,
इतना जुल्म क्यों कर रही हो तुम मुझ पर? अद्वैत बेचारा निशा के हर काम को करता ही रहता। निशा की सहेलियां जब घर पर आती तब भी अद्वैत नौकरों की तरह ट्रे लेकर उन्हें चाय पानी और नाश्ता सर्व करता। जब भी बाजार जाना हो वो बॉडीगार्ड की तरह छाता पकड़कर निशा के इर्द गिर्द रहता। रोज रात को 2 घंटा चलकर वो निशा के लिए उसकी पसंदीदा आइसक्रीम भी लाता है और इस तरह निशा उसका जीवन मानो दुश्वर ही कर देती है। इंद्रानी से ये सब देखा नहीं जाता और वो एक दूसरे पंडित जी के पास जाती है। पंडित जी, मेरे बहू और बेटे दोनों के 36 के 36 गुण मिले थे, फिर भी उन दोनों के बीच रोज झगड़े होते हैं। मेरी बहू मेरे बेटे पर दुनिया भर का अत्याचार करती है। अब आप ही बताइए, 36 गुण मिलने के बावजूद भी ये सब हो रहा है। ये देखिए दोनों की कुंडलियाँ। हमने हमारे पहचान के पंडित जी जयंती लाल जी के हाथों कुंडली मिलवाई थी। वो तो अब गांव गए हैं, इसलिए आपके पास आई हूँ। दूसरे पंडित जी निशा और अद्वैत की कुंडलियों को ठीक से निहारते हैं और कहते हैं, हे भगवान, ये तो गलत हो गया इंद्रानी जी। ना तो आपके बेटे के गुण बहू के गुणों से मिलते हैं और ना ही बहू के गुण बेटे के गुणों से। कुंडली मिलन में जयंती लाल पंडित ने गड़बड़ कर दी है। दोष आपके बेटे में भी है और बहू में भी। क्या गुण मिलन हुआ ही नहीं? पर दूसरी तरफ से कहूँ तो ये 36 गुण मिलना इसका अर्थ ये नहीं कि विवाह के बाद सब ठीक ही हो। मेरे चचेरे भाई का लड़का कल से अस्पताल में है। बीवी ने बेलन फेंक कर सीधा सर पर ही मार डाला। अब उन दोनों के 36 गुण मिले थे इंद्रानी जी, उसके बावजूद भी बोलिए। इंद्रानी सर पर हाथ धरे रह जाती है। उनकी 36 गुणों की बहू की जिद उन्हीं पर भारी पड़ गई। अब ऐसे में इंद्रानी जी क्या करें, आप ही बताइए।